यह कहानी चोर राजू की उसकी हर रात चोरी के लिए बनी थी, मगर रात तो सबकी होती है। उसके साथ की वो रात किसी और की थी। रात थी पर चांदनी रात नहीं। चोर राजू एक घर की खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था। घर के चारों ओर आंगन और बाउंड्री थी। राजू ये काम एक लोहे की छड़ से कर रहा था, जिसे उसने खिड़की के नीचे की ओर से अंदर की ओर कर रखा था। राजू एक जोर का हाथ मारता है और अंदर से खिड़की खुल जाती है। राजू इधर उधर देखता है और अंदर कूद जाता है। अंदर आते ही राजू खिड़की वापस बंद कर देता है। अपने बैग में से वो एक काला कपड़ा निकालकर उसे खिड़की के ऊपर रख देता है और टॉर्च जला लेता है। कपड़ा टांगने का मतलब यही कि बाहर रोशनी न जाए। राजू को जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो वो हताश हो जाता है। आज का दिन ही खराब है। जो इस मनहूस घर में चोरी करने आया, कुछ भी नहीं है यहाँ। राजू सिगरेट निकालकर पीने लगता है। जलाने के लिए लाइटर का यूज करता है। चल भाई राजू, कोई और ठिकाना ढूंढा जाए। इसी के साथ राजू काला कपड़ा उतारकर बैग में रखता है और खिड़की खोलता है, लेकिन खिड़की नहीं खुलती। ये खिड़की क्यों नहीं खुल रही? राजू और कोशिश करता है, लोहे की छड़ से खोलने की कोशिश करता है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? हंसने की आवाज सुनकर राजू बुरी तरह से डर जाता है। राजू चारों ओर टॉर्च मारता है। तभी एक अनदेखा फोर्स उसे तेजी से एक कमरे में खींचकर ले जाता है। कमरे में आते ही कमरा तेजी से बंद हो जाता है। राजू बुरी तरह से डरा हुआ है। कमरे में आते ही वो फोर्स उसे छोड़ देता है। उसके छूटते ही वो फर्श पर पीछे खिसककर दीवार से लग जाता है। टॉर्च जल रही होती है और वो बड़बड़ाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं ये घर भूतिया तो नहीं? राजू का डर सही था। वो घर वाकई में भूतिया था। उस घर पर एक आत्मा का राज था, जो सालों से उस घर में किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उस रात उसका इंतजार पूरा हुआ था। राजू लगातार कमरे में डरा सहमा इधर उधर टॉर्च मार रहा था। देखो देखो, तुम जो भी हो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ। तभी वहां एक लड़की प्रकट होती है, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे जैसे कोई लाश सूख गई हो। राजू उसे देखकर बुरी तरह चीखता है। डरने और चीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे जाने दूंगी। बस तू मेरे 2 काम कर दे। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। मुझे जाने दो बस। पहला काम, तुम्हें इस आदमी को हर हाल में यहाँ लाना है, और दूसरा, इस औरत को यहाँ बुलाना है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। भूतनी राजू को 2 फोटोग्राफ देती है। आदमी के फोटो के पीछे उसका एड्रेस लिखा है। वही महिला की फोटो के पीछे उसका फोन नंबर लिखा होता है। रुको, तुम इन्हें लाने जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे आने तक तुम्हें अपनी जगह अपनी किसी करीबी को यहाँ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। फोन लगा। राजू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर में वो फोन लगाता है। हेलो, रश्मि? चोर राजू की सबसे करीबी उसकी पत्नी ही थी, इसलिए उसने उसे ही बुलाया। पत्नी खिड़की से घर में और फिर कमरे में आती है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ, इस उजड़े चमन में? तभी राजू के पीछे वो भूतनी आ जाती है, जिसे देखकर रश्मि चीखने लगती है। तभी भूतनी उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है।
ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। परेशान मत हो, बस यही देख रही थी कि तू जिसे यहाँ छोड़कर जा रहा है वो सच में तेरी करीबी है कि नहीं। अब जा, जल्दी से फोटो वाले आदमी को लेकर आ, कैसे भी करके ला, पर लेकर आ, और उस औरत को फोन करके ही बुला लेना। माँ है वो मेरी, इस घर का जिक्र करोगे तो आ जाएगी। भूतनी छोड़ देती है। रश्मि बेहोश हो जाती है। ठीक ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा कर दूंगा। तुम बस प्लीज मेरी वाइफ को कुछ मत करना, मैं जा रहा हूं। तभी दरवाजा खुल जाता है और वहीं से खिड़की भी खुल जाती है। राजू पागलों के जैसे आधी रात में उस आदमी का घर ढूंढ रहा था। राजू फोटो के पीछे लिखे एड्रेस से लोगों के घरों का नंबर चेक करता है। फोटो के पीछे सुंदर नगर 12/48 लिखा हुआ होता है। एक जगह टॉर्च मारता है तो वहां 12/36 लिखा हुआ होता है। थोड़ा आगे जाता है, फिर टॉर्च मारता है, वहां 12/48 लिखा हुआ होता है। साथ में लिखा होता है राम निवास। राजू अपने बैग से देसी कट्टा निकालता है और हाथ में पीछे करके अंदर तक जाता है। बेल बजाता है। 2 बार बेल बजते ही एक आधी नींद में आदमी बाहर आता है। जी कहिए। सुनील जी से मिलना है। मैं ही सुनील हूं, कहिए। नाम कंफर्म होते ही राजू सुनील के सर पर देसी कट्टे के पिछले हिस्से से वार कर देता है। सुनील उसकी बाहों में झूल जाता है। राजू अपना फोन निकालता है और लेडी से बात करने लगता है। हेलो, मेरा नाम राजू है। इस वक्त मैं आनंद नगर के घर में कैद हूं। आप नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। राजू सुनील को एक बाइक पर बांधकर लेकर निकल जाता है। राजू उसे खिड़की से अंदर लाता है और खींचते हुए कमरे में ले जाता है। ये लो भूतनी जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब जाने दीजिए मुझे। वो औरत भी आने वाली होगी। वो भी आ गई है। एक लेडी और घर का ताला खोलकर अंदर दाखिल होती है। अंदर आते ही वो लाइट जलाती है। कौन है? कौन है अंदर? किसने फोन किया था मुझे? कमरे से आवाज आती है। माँ, मैंने बुलाया है आपको। मैं अपने ही कमरे में हूँ माँ। आवाज सुनकर माँ परेशान और हैरान हो जाती है। वो दौड़ती हुई कमरे में जाती है। नीलू। कमरे में उसे राजू, उसकी बेहोश बीवी और सुनील मिलते हैं। वहीं भूतनी खड़ी होती है। नीलू नाम लेते ही भूतनी एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है। हाँ माँ, मैं तेरी नीलू। तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कितना ढूंढा तुझे मैंने। तुम जिंदा हो? मगर मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। यही। सुन लिया माँ, मेरे मंगेतर ने ही मुझे मारकर इस पलंग के नीचे दफन कर दिया, क्योंकि मैंने इसे जबरदस्ती करने से रोका था। तब इसने मेरे विश्वास को चीरा था। अब मैं इसे चीर दूंगी। अब मैं आजाद हूँ माँ, अब मैं आजाद हूँ। चलती हूँ माँ। इतना कहकर नीलू फिर से भूतनी बन जाती है और अपना हाथ सुनील की ओर करती है और गर्दन टेढ़ी करती है। सुनील दीवार से जाकर चिपक जाता है और उसका हाथ मुड़कर टूट जाता है। फिर टांगे भी मुड़कर टूट जाती हैं। उसका मुंह टेढ़ा और बड़ा सा फट जाता है। भूतनी गायब हो जाती है। वहां कमरे में रोती माँ, हैरान राजू और बेहोश राजू की पत्नी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए कहता हूं, बुरा कर्म करने से पहले सोच लो। अगर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा तो क्या सह पाओगे?
रजनी, जब से हमने अमृता विला खरीदा है, जाने क्यों लग रहा है हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। सच में जगह बहुत अच्छी है। उस विला को देखते ही लगता है जैसे उसे बहुत प्यार से बनाया गया था। रजनी, क्यों ना हम अमृता विला को तोड़ने से पहले कुछ दिन वहीं रहें? उसका न्यू लेआउट और फाउंडेशन की तैयारी सब वहीं से करते हैं। क्या कहती हो? ख्याल तो बुरा नहीं है जनाब का। बताओ कब शिफ्ट करना है? अभी चलते हैं। कूल, तो ऑपरेशन पैकिंग शुरू करते हैं। वो लैपटॉप मत भूलना। और तुम लेआउट इंस्ट्रूमेंट लाना मत भूलना। श्योर। लगता है हमारी शिफ्टिंग से मौसम भी रोमांटिक हो गया है। हमारी वजह से नहीं, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि तुम्हारे अंदर रोमांस का कीड़ा बहुत छोटा सा है और ये मौसम मेरी वजह से बदला है। मैं रोमांस की क्वीन जो हूँ। नो फाइट विद बीवी, तुम जीती। एक्सक्यूज मी। यस, तुम लोग कौन हो और ये गेट क्यों खोल रहे हो? लेकिन आप कौन? मेरा नाम देव है और ये नेक्स्ट बंगलो मेरा ही है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम निखिल है और ये मेरी वाइफ रजनी। ग्लैड टू मीट यू। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओह हाँ, हमने ये जगह खरीद ली है। नहीं लेनी चाहिए थी। मतलब? इस विला पर भूत का साया है। क्या बकवास है, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। देखिए मिस्टर, रात ज्यादा हो गई है, आप अपने घर जाइए। बाय। चलो निखिल। जिसकी मौत आती है वो इसी बंगलों में चला आता है। मूड ही खराब कर दिया बदतमीज ने। आई थिंक इस बंगलों को ये आदमी लेना चाहता होगा, लेकिन इसकी डील नहीं हो पाई होगी। इसीलिए ये आदमी हमारे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है कि हमारे मन में इस जगह को लेकर गलत बात बैठ जाए और छोटी से छोटी मिस्टेक्स को इसके साथ जोड़ दे और फाइनली इसे बेचकर यहाँ से निकल जाए। आई थिंक तुम सही बोल रहे हो। एनीवेज, अब सोते हैं, कल बहुत ज्यादा काम है। बहुत काम है कल का। निखिल, निखिल, उठो। देखो क्या हो गया। उठो। क्या हो गया यार? आंखें खोलो और देखो। ये किसने किया? खिड़की दरवाजे सब खुले हैं। हमारा पूरा सामान बिखरा पड़ा है। निखिल, कहीं भूत ने तो ये सब नहीं किया? अब तुम भी शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने? उसी ने जो इस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। चलो मेरे साथ। नहीं निखिल, अभी नहीं। इतनी रात में? इतनी रात में ही जाना सही होगा रजनी। अगर अभी हम चुप बैठ गए तो वो कल भी यही करेगा और करता रहेगा। चलो। तुम दोनों यहाँ। देखिए मिस्टर देव, अगर आपको लगता है कि आप हमें ऐसे डराकर भूतों की कहानी सुनाकर हमसे ये प्रॉपर्टी हथिया लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है मिस्टर देव, इससे दूर रहिए, अदरवाइज मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। आई डोंट नो तुम ये सब मुझे क्यों कह रहे हो, और प्लीज तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारे बंगलों में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो उससे अब तुम्हें खुद ही डील करना है। आई टोल्ड यू, वहां पे भूत है। विश्वास नहीं होता तो जाओ वहां एक कील ही ठोक कर देख लो। गुड नाइट।
मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। क्या करने वाले हो तुम? सच्चाई जाननी है मुझे। निखिल, तुम ठीक तो हो? निखिल! चले जाओ, घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुमने मेरे घर को दोबारा नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। चले जाओ, जाओ। हे भगवान, क्या था ये सब? मतलब मिस्टर देव ठीक बोल रहे थे। यहाँ भूत का साया है। हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। चले जाएंगे तो करेंगे क्या रजनी? करेंगे क्या? हमारा जो कुछ भी था वो सब हम इस प्रॉपर्टी पर लगा चुके हैं। तुम ये प्रॉपर्टी यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या अब तुम भूत से लड़ोगे? निखिल, समझने की कोशिश करो। जिंदा रहे तो फिर से कुछ शुरू कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ मारे जाएंगे तो? नहीं मारे जाएंगे। अगर उस आत्मा को हमें मारना ही होता तो वो हमें अभी तक मार डालती, हमें यहाँ से जाने का मौका नहीं देती। मतलब ये कि ये आत्मा बुरी नहीं है। और दूसरा, तुम्हें याद है उसने क्या कहा था? मेरे इस घर को हाथ मत लगाना। मतलब उसका इस घर से रिश्ता है और उसके साथ जरूर कोई गलत काम हुआ है जिसकी वजह से वो भूत बनकर इस घर की रक्षा कर रही है। निखिल, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। नहीं रजनी, नहीं। बिलीव मी, इस आत्मा के घर में ही इस आत्मा का राज है। हमें एक बार उसे ढूंढने की कोशिश करनी होगी। बिलीव मी, अगर कुछ नहीं मिला तो हम यहाँ से चले जाएंगे। बोलो, साथ दोगी? ओके, ढूंढते हैं। क्या करें? हेलो मिस्टर निखिल, ये फोटो आपको कहाँ से मिली? और इतनी रात को मुझे ये फोटो भेजने का क्या मतलब है? मैंने आपको बंगलो बेचा है। अगर आप मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज स्टे अवे। नहीं रमेश जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। बस ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ ये लेडी कौन है। अमृता है नाम इसका। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? आपकी अमृता इसी घर में है? अमृता जिंदा है? मैं अभी आता हूँ, उसे रोक कर रखिएगा। कहाँ है अमृता? कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। अमृता! अमृता, मेरी बात सुनो। मुझे मार क्यों रही है तुम? अमृता, तुम तो मेरे प्यार में पागल थी, प्रेम दीवानी थी, और अब ये सब क्योंकि अब तक तुमने इस प्रेम दीवानी का प्यार देखा था, अब तुम अपने धोखे का गुस्सा भी देखोगे। धोखा? नहीं अमृता, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम ही मुझे छोड़कर चली गई थी कहीं। मैं तो आज भी पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने शादी ही नहीं की अमृता। सच? तुम्हारी कसम अमृता। इतना ही प्यार था मुझसे तो बताओ, हमारे प्यार की निशानी इस घर को छोड़कर क्यों चले गए तुम? और इसे बेचा क्यों? बेचा इसलिए क्योंकि तुम्हारे ना मिलने से मैं गुस्से से भर गया था। मुझे तुम धोखेबाज लग रही थी
और ये घर इसीलिए छोड़कर पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गया था क्योंकि एक एक्सीडेंट में मॉम डैड की भी मौत हो गई थी। उनको तो मरना ही था। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। क्या मतलब? मैं भागी नहीं थी रमेश, बल्कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे मारकर इस दीवार में चुनवा दिया था। लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं इस घर में कैद हो गई। मगर मैंने अपने प्यार की निशानी इस घर को किसी को बिगाड़ने नहीं दिया। लेकिन क्या अमृता? अब मैं थक गई हूँ। इस दीवार में मेरा कंकाल है। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कर दो रमेश। अब मुझे मुक्ति चाहिए। नहीं अमृता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे जाना होगा रमेश। अगले जन्म में फिर से मिलूंगी। रमेश जी, आप चाहे तो ये घर वापस ले सकते हैं। हम अपना प्रोजेक्ट कहीं और शुरू कर लेंगे। थैंक्स, ये काम कल ही कर लेते हैं। डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है। ये एक विश्वास का रिश्ता होता है। मगर कैसा हो अगर जीवन देने वाला ही मौत का शैतान बन जाए। जिसे अमृत समझें वही विष निकले। डॉक्टर अंशुमन बहुत ही काबिल था। जाने कितने ही लोग उसके इलाज से ठीक होकर उसे दुआएं देकर गए, मगर उस रात उसके सिर पर शैतान सवार हो गया था। ठहरो सिस्टर, ये क्या कर रही हो? नथिंग डॉक्टर, पेन किलर दे रही थी। सुबह तक इसे होश आ जाएगा और पुलिस भी आ जाएगी। फिर सबको पता चल ही जाएगा किस हैवान ने इसके साथ ये सब किया। नो, तुम जनरल वार्ड में जाओ, मैं इसे देख लेता हूँ। ओके डॉक्टर। हाँ विवेक, बोल। भैया, आपने काम कर दिया? नहीं, अभी नहीं। तो कब करोगे भैया? अगर वो होश में आ गई और उसने पुलिस को सब बता दिया ना, तो भैया प्लीज मुझे बचा लो भैया। सिर्फ 5 घंटे पहले की बात है। बिस्तर पर जिंदगी मौत से लड़ रही सौम्या विवेक से गाड़ी धीरे चलाने की जिद कर रही थी, पर विवेक गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था। बार बार बियर पीने की जिद कर रहा था। अरे बियर पीने से कुछ नहीं होता। अरे इट्स जस्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। देखो, मैं अभी तक 3 पी चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ना। हुआ क्या कुछ? विवेक, मैं बच्ची नहीं हूँ। जरूरत से ज्यादा पियो तो बियर से भी नशा होता है। तुम बस गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अरे सुना नहीं क्या तुमने? डर के आगे जीत है। और वैसे भी आज कुछ अलग ही करने का मन है। अपने मन को अपने पास ही रखो और मुझे घर छोड़ दो। इस भरी बरसात में इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकते हम सौम्या। आज तुम्हें मेरी भूख मिटानी ही होगी। विवेक, क्या कर रहे हो? विवेक, हाथ छोड़ो मेरा। तुम नशे में हो विवेक, छोड़ो। आज मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए साथ नहीं लाया हूँ। आज मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर खर्च किए हुए हर एक पैसे को वसूलने के लिए आया हूँ। आज मैं तुझसे अपनी प्यास बुझाऊंगा। विवेक, क्या बकवास है ये? छोड़ो मुझे। जानवरों जैसा बिहेव मत करो। लीव मी। छोड़ो मुझे। मैं जानवर हूँ मैं। हाँ हो जानवर। वैसे एक बात कहूँ, तुमसे अच्छे तो कुत्ते होते हैं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज दोस्त से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। छोड़ो मुझे। विवेक, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। सौम्या, तू थप्पड़ लगने से विवेक को झटका लगता है। वो सौम्या का हाथ छोड़ देता है। सौम्या बारिश में कार से उतरकर रोते हुए जाने लगती है। कार के अंदर बैठे विवेक का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। उसके दिमाग में
जानवर और कुत्ते वाली बात गूंजती है। अपने आप से बात करता हुआ विवेक एक्सेलरेटर पर प्रेशर बढ़ा देता है और एक झटके से कार को गियर में डालकर सौम्या की ओर बढ़ा देता है। सौम्या को कार अपने पास आते दिखती है। वो पलटकर देखती है, कार उसे टक्कर मारकर हवा में उछाल देती है। सौम्या नीचे गिर जाती है। विवेक गाड़ी रोकता है और सड़क पर तड़पती सौम्या को देखने लगता है। विवेक ने गुस्से में आकर सौम्या पर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाने के बाद खुद को पुलिस से बचाने के लिए अपने बड़े भाई के अस्पताल में ले आया। लेकिन वहां आकर जैसे ही उसे पता चला कि सौम्या बच जाएगी, बस उसी पल उसने अपने भाई को एक्सीडेंट का सारा सच बता दिया और उस पर दबाव बनाने लगा कि वो सौम्या को मार डाले। भैया भैया प्लीज, आपको मम्मी पापा की कसम है भैया, प्लीज मार दो उसे, वरना पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी भैया। मार देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस कर कि आज के बाद ऐसी हरकत तू किसी भी लड़की के साथ नहीं करेगा। प्रॉमिस भैया, गॉड प्रॉमिस, कभी ऐसा नहीं करूंगा। भाई के लिए तुम मुझे मार रहे हो, जबकि गलत तुम्हारे भाई ने किया है। वो भाई है मेरा। अंशुमन घबरा जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके सौम्या को इंजेक्शन लगा देता है और इंजेक्शन के असर से सौम्या की सांसें रुकने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो मर जाती है। लाइफ सेविंग मशीन का ग्राफ फ्लैट हो जाता है। अंशुमन सौम्या की नब्ज चेक करता है और फोन निकालकर तुरंत विवेक को फोन करता है। हाँ भैया बोलो। मैंने उसे मार दिया है, तुम जल्दी से इधर आ जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो इस कमीनी लड़की ने तो मुझे फंसा ही दिया था। बस तो वाकई में गए हो। भाई भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई भाई ये क्या है? मौत बांटने वाले तुम दोनों भाइयों को अब मैं मौत के घाट उतारूंगी। जैसे ही सौम्या इशारा करती है, उस रूम में मौजूद इंजेक्शन, सीजर और नाइफ हवा में अपने आप उड़ने लगते हैं और तेजी से जाकर उन दोनों भाइयों के शरीर में धंस जाती है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। वार्ड की दीवारों पर खून ही खून बिखर जाता है। दोनों की लाशें दीवार पर टंग जाती हैं और सौम्या का शरीर वापस बेड पर गिर जाता है। एक भाई ने अपने भाई की प्यार की खातिर उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए अपने पेशे से धोखा किया और मासूम को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। उसने उसी लड़की के हाथों उन दोनों को मारकर इंसाफ कर दिया। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।